बैच वन के लिए स्टेप वन था, क्योंकि बैच वन के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की, कोविड की वजह से फिजिकल ट्रेनिंग को कन्वर्ट किया गया था ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जिसकी वजह से बैच वन को स्टेप वन मिला था। जो बैच टू है उसकी ट्रेनिंग ही ऑनलाइन है और बैच वन को स्टेप वन नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटोर्स होंगे, असिस्टेंट मेंटोर्स, उनका उन्होंने स्टेप वन रखा हुआ है। कि पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे एचईसी उनकी लिस्ट भेजेगा यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी फर्दर सेलेक्ट करेगी कि उसने किस कैंडिडेट को लेना है। जिस कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी ने लेना होगा वो उसी का कंसेंट फॉर्म भेजेगी एचईसी को। एचईसी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, आपने जाकर यूनिवर्सिटी को विद इन 1 मंथ अपॉइंटमेंट लेटर के आपने ज्वाइन करना होगा। कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी ट्रेनिंग का बैच वन होगा, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट एचईसी यूनिवर्सिटी को मेल करेगी कि आप किस बंदे को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। एचईसी लिस्ट के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगी और यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी को लिखेगी और एचईसी फिर आपको ज्वाइन कर अपना माइक अनम्यूट। देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितने टाइम बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे? वालेकुम अस्सलाम सर, ये तकरीबन कोई ना रिजल्ट आने के जो फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग हुई थी वो 22 दिन बाद हुई थी, तो 2 to 3 वीक्स बाद होपफुली ट्रेनिंग। जी सर, और ये जो ट्रेनिंग होती है सर, तो ये इस्लामाबाद में करवाते हैं, उसके लिए ये एकोमोडेशन वगैरह ये देते हैं या अपना ही अरेंज करवाना पड़ता है? सर फर्स्ट बैच की तो फिजिकल ट्रेनिंग इन्होंने रखी थी, जिसका इन्होंने स्टेप अप भी रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से फिजिकल ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई थी। हमारी जो हुई थी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, जिसका हमें स्टेपन मिला। तो बैच टू में ट्रेनिंग ही इन्होंने ऑनलाइन रखी है। अब घर बैठ के ही ट्रेनिंग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और स्टेपन वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं है इसमें। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है ना सर? जी जी सर, वन मंथ। तो ऑनलाइन ये ट्रेनिंग करवाएंगे तो इसमें भी ये ग्रुप्स बनाएंगे या इनका क्या प्रोसीजर होगा? सभी जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किए सभी कैंडिडेट्स को ये अलाउ करेंगे? सर जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है टेस्ट में। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने सिक्योर किया है या कितने लोगों ने नहीं की है, लेकिन जो लोग पास है मेरे ख्याल में उनकी ट्रेनिंग पहले होगी, और जो लोग सक्सीड नहीं है उसके क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया या 50% बिलो है मेरे ख्याल में, होपफुली अल्लाह बेहतर करे उनके लिए भी, तो मेरे ख्याल में उनकी ट्रेनिंग बाद में। आमीन आमीन, अल्लाह सबको बेहतरीन जगह दे। और मैं जो पास कैंडिडेट्स हैं उनका मैं कह रहा हूँ कि उनका सब एक ही टाइम पे ट्रेनिंग होगी, ये ऑनलाइन जो है या? नहीं सर, उनके बैच बनते हैं नंबर की बेस के ऊपर। जो नंबरिंग होती है ना, वो टॉप 50 टॉप 100 कैंडिडेट सेलेक्ट करके उनका पहले मंथ होता है, फिर उससे जो नीचे वाले होते हैं उनका दूसरे मंथ, फिर उससे नीचे वाले तीसरे मंथ, इस तरीके से वो टोटल बैच बनाते हैं। हमारे तकरीबन कोई 600 लोग थे, तो 100 लोगों का एक बैच था, तो हमारे 6-7 महीने ट्रेनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और ये यूनिवर्सिटी हमें खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या आफ्टर द ट्रेनिंग? मैं भी मेरे भी प्रीवियस बैच में ट्रेनिंग हुई है, तो मैं भी आपको बताता हूँ सर। आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, इसलिए मैं चैट से देख लूँ तो मैम क्या करें। लास्ट टाइम की ट्रेनिंग, जी जी मैम, ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी। और सर यूनिवर्सिटी आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, हाँ आप खुद जाके बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से या चेयरमैन से। अगर वो
आपको अलाउ कर देंगे तो HEC उनको लिस्ट भेजेगा तो वो आपका नाम रिकमेंड करके दे सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप खुद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने इस टेस्ट क्वालिफाई किया है तो उनको फिर ट्रेनिंग के लिए HEC ईमेल करती है। जी सर, जो जिन लोगों ने जो है वो टेस्ट क्लियर किया है, आप मार्क्स अपने देख सकते हैं। जो लोग जिनके 50% अबव मार्क्स होंगे उनको HEC जो है वो ईमेल करेगी और बैच उनका बनाएगी, आपको बताएगी कि आपकी ट्रेनिंग किस मंथ में होगी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जो जिसका कैंपस है वो यानी मेन कैंपस वो नहीं है, तो एक तो ये बात है कि जो मेन पर्सन होना चाहिए कांटेक्ट पर्सन के जिसको हम कांटेक्ट करें, हु शुड बी दैट वन, के कैंपस का जो हेड है वो होना चाहिए, या फिर आया हमें यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसके रजिस्ट्रार को या वाइस चांसलर को पहले पूछना पड़ेगा कि हम इस कैंपस में आना चाहते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ कि उस कैंपस में आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वहां पे जैसे अब मैं उसी कैंपस में एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम कर रही हूँ और IPFP के लिए हर हर सेमेस्टर में एक कोर्स लेना जरूरी है ना, तो यहाँ पर जैसे अब एक डिफरेंट सब्जेक्ट है लाइक केमिस्ट्री है तो उसको मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सो इज दैट पॉसिबल कि मैं वहाँ पे प्लेसमेंट ले सकूँ? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ वैसे, तो प्लीज if you could elaborate this point as well for me. Thank you. जी मैम, श्योर। मैम, इशू ये है कि जो ईमेल जाती है ना वो कंसर्न रजिस्ट्रार को जाती है, और रजिस्ट्रार जो कैंपस का होगा, मेन कैंपस का होगा, वही अथॉरिटी पर्सन होता है। मुझे कामसेट यूनिवर्सिटी से ईमेल आई थी तो उन्होंने फर्दर कैंपस का ऑप्शन पूछा था कि भाई आप किस कैंपस में जाना चाहते हैं। तो ईमेल रजिस्ट्रार को आती है, और अगर आप में से किसी को रखना चाहे तो वो आपको मेल करके पूछेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था आपका। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने कहा, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होती लेकिन आप वो कोर्स पढ़ा सकते हैं। जैसे मतलब एग्रीकल्चर वाले हैं वो बॉटनी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री वाले कोई और सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं। आपकी प्लेसमेंट वहाँ पे हो सकती है, लेकिन इशू ये है कि जो भी सीट निकलेगी या सीट अनाउंस होगी वो उस स्पेशलाइजेशन में होगी। मतलब अगर मेरा एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी है, मैं बॉटनी में भी जा सकता हूँ, लेकिन जो सीट अनाउंस होगी वो PhD बॉटनी की होगी, तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ सकता है और चांसेस भी हैं कि वो स्पेशलाइज्ड पर्सन बॉटनी का ही रखे एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर या कोई और सब्जेक्ट। सर वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं रौ नासर अली भक्कर से अर्ज कर रहा हूँ सर। PhD इस्लामिक स्टडीज में है, तो क्या सर आपके इल्म में है कि इस्लामिक स्टडीज के और कितने IPFP में यानी उनका टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ है? कुछ सर आपको गैस है? नो ब्रदर, ऐसा अच्छा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पिछली दफा HEC ने लिस्ट शेयर की थी, इस दफा उन्होंने कोई शेयर नहीं की। सही सही है। इसके अलावा सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भक्कर कैंपस में एज अ विजिटर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ की जो सीट्स हैं वो यानी खाली हैं, दो असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मुझे यहाँ कैंपस से रब्ता करना पड़ेगा या मेन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, वहाँ से रब्ता करना पड़ेगा? सर मैंने बताया है कि जो ईमेल आती है वो रजिस्ट्रार को आती है। अब आप देख लें कि जो अच्छा। आपका मेन रजिस्ट्रार है वो कहाँ पर है। अगर कैंपस का एक ही मेरे ख्याल में मेन रजिस्ट्रार होगा, वो फर्दर आगे बताएगा। होता ऐसे है कि रजिस्ट्रार को ईमेल आती है सक्सेसफुल कैंडिडेट की, रजिस्ट्रार वो ईमेल फॉरवर्ड करता है हर HOD को, फिर HOD बताते हैं कि उनको बंदा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए। फिर जो भी पर्सन सिलेक्ट होता है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, उसके ऊपर उस पर्सन का नाम लेके वो परफॉर्मा HEC को ईमेल किया जाता है।
HEC फिर आपको वो परफॉर्मा भेजेगी और आपसे कंफर्म करेगी कि ये यूनिवर्सिटी आपका नाम दे रही है, आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप ओके कर देंगे कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो फिर HEC आपको अवार्ड लेटर देगा और विद इन वन मंथ उस अवार्ड लेटर के आपने जो है वो उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है। जी बेहतर, शुक्रिया। इसके साथ ही कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भक्कर कैंपस जो है वो कन्वर्ट होने जा रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर में या 4-5 माह के बाद तकरीबन यूनिवर्सिटी ऑफ थल में। तो अगर मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भक्कर कैंपस में हो जाता है और ये थल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मेरा स्टेटस क्या होगा? तो कोई इशू नहीं होता, नेम चेंज होते रहते हैं। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर हो गया था, जिनका डिग्री एरिड एग्रीकल्चर की है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी डिग्री वैलिड नहीं है, तो ये नाम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम डॉक्टर इमरान सलीम है और मैंने पूछना आपसे ये था कि इसमें HOD का मतलब क्या रोल होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर किसी HOD से जो है स्कूल जिसमें भी मैं सर्व कर रहा हूँ उसको मैं कहूँ कि सर मैं जो है वो करना चाहता हूँ IPFP, तो HOD भी, क्योंकि आपने मीनवाइल बताया कि सिर्फ रजिस्ट्रार का ही रोल है इसमें, तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि HOD जो है कुछ कर सकता होगा। सर जी मैं आपको बता दूं सर, रजिस्ट्रार जो है वो सारी ईमेल फॉरवर्ड करता है, जो लिस्ट फॉरवर्ड करता है वो कंसर्न HOD को करता है, क्योंकि HOD ने बताना होता है कि उनके डिपार्टमेंट में स्पेस है या नहीं। HOD कंफर्म करेगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कंफर्म करता है VC को कि भी हमें 2 3 4 5 6 लोग चाहिए। बेसिकली HOD ही बताता है कि इस पर्सन को जो है वो फर्दर सिलेक्ट कर लें, या तो फिर HEC सॉरी रजिस्ट्रार की और कंसर्न जो चेयरमैन होता है या जो डीन होता है उसकी मीटिंग होती है, उसमें फर्दर डिसाइड होता है कि किस बंदे को जो है वो इनविटेशन भेजी जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपकी बात से समझ आ गई है। डॉक्टर साहब एक ये भी बता दीजिए कि अब फॉर एग्जांपल हम 1 ईयर कर लेते हैं तो उसमें मजीद हमारा जो है अब्जॉर्प्शन का क्या चांस बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हाँ सर, अब्जॉर्प्शन का तो 100% कहीं पे श्योरिटी नहीं है। आपको पता है कि जो है सिनेरियो जो भी आजकल चल रहा है उसमें जब तक आपकी सीट अनाउंस हो गई, ये टोटली आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब्जॉर्ब होते हैं या नहीं होते। इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपकी 100% अब्जॉर्प्शन होगी या आपकी नहीं होगी, या आपको IPFP के बाद कंट्रैक्ट मिलेगा, आप इस टाइम पे भी आ पाएंगे या नहीं। सर इसके अलावा यानी जैसे भक्कर कैंपस में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मेल करवा सकता हूँ पहले ही अपनी नहीं तरफ सर, से? अपनी तरफ से आप ईमेल नहीं करवा सकते, वो HEC लिस्ट भेजेगी तो ही आपका होगा। अच्छा, यानी अगर ये भक्कर कैंपस फॉर एग्जांपल ना हुआ तो इसमें हम डिमांड नहीं कर सकते? अगर स्पेस ना हुई तो आप जो है वो नहीं कर सकते, और अगर ये कैंपस HEC से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो आपकी प्लेसमेंट अथॉरिटी से यहाँ पे नहीं हो सकती। नहीं सर, वो रिकॉग्नाइज तो हो चुका है ये। जी हो चुका है, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि HOD रजिस्ट्रार वगैरह क्या कहते हैं। बाद यूनिवर्सिटी में हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि जी हमें अभी तक ईमेल ही नहीं आई, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जिन्होंने ना रखना हो तो वो फिर ऐसे ही करते हैं। में ऐसे है कि जो मेरा सब्जेक्ट है ना सर, उसका यहाँ पे कोई HOD नहीं है। हम 2 PhD डॉक्टर हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर कोई HOD नहीं है। डायरेक्टर जो है उससे बात होती है तो सर जो और भी हायर मेल वगैरह उन्हीं जो को आती है जी हमारे। जो भी हायर अथॉरिटी होगी ना, जो भी कंसर्न डील कर रही है उसको ही वो करेंगे। जी सर। मेरा क्वेश्चन ट्रेनिंग से रिलेटेड है जी मैम बोले। कि ट्रेनिंग में एक तो ये कि स्केड्यूल क्या होगा, और दूसरी बात है कि मेन हमें किन चीज़ों को जो चीज़ें हमें, जैसे अब आपका एक्सपीरियंस है तो आप हमें बता सकते हैं कि हमने किन चीज़ों को फोकस करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जी मैम, तो
ट्रेनिंग जो है वो सुबह आपकी 8 बजे स्टार्ट होगी और शाम 6:30 बजे तक 8 to 6:30 PM 8 AM to 6:30 PM ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो मेरा तो ये प्लान था कि यूट्यूब पे एक चैनल है, हम लोग उस पे जो है वो ट्रेनिंग के कुछ मटेरियल और कुछ गाइड्स और कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे डाल दें ताकि आप लोग जो है वो वहाँ से उसका थोड़ा सा आइडिया ले लें। तो कोर्स कंटेंट्स वगैरह और बाकी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी शेयर कर लेंगे आपसे। और ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी और 2-2 3-3 घंटे के सेशन होते हैं, आपके ग्रुप्स बनेंगे, आपने इंडिविजुअल भी असाइनमेंट्स करनी होंगी, ग्रुप में भी असाइनमेंट्स करनी। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग में जो हमें कौन क्या एरियाज जो होंगे वो कवर करने होंगे, मींस व्हाट इज इट अबाउट एक्चुअली, कि हमें कौन से किस तरह का ये लोग क्या सिखाएंगे इस ट्रेनिंग में? इस क्वेश्चन में इसमें जो है ट्रेनिंग में आप लोगों को ये सिखाएंगे कि आप लोगों ने कोर्स करिकुलम कैसे डेवलप करने हैं, आपने जो है वो क्लास में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपने प्रोजेक्ट राइटिंग क्या करनी है, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो सिलेबस इबाल के HEC की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस वगैरह है। मैं ना एक सेकेंड शायद, वो HEC का अभी वो लिंक शेयर कर दें। जी मैम, वो IPFP की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। उसमें इफेक्टिव टीचिंग, कोर्स डिजाइनिंग और लेसन प्लानिंग, लेसन डिलीवरी और रिसर्च प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, स्कॉलरी राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, प्रोजेक्ट राइटिंग, ये सारा कुछ ट्रेनिंग करवाएंगे। अच्छा, मतलब जो हमें इन्होंने सिलेबस दिया था वही उससे कुछ उससे रिलेटेड? उससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा। अच्छा। और अभी एक दोस्त से बात हुई है, उसके जो है वो 100+ मार्क्स हैं, तो वो बता रहा था कि इन्होंने सारा जो है टेस्ट वो इंटरनेट से उठाया है। तो जिन लोगों ने इंटरनेट से MCQs किए हैं उनके मार्क्स अच्छे हैं। मतलब कि अगर उन्होंने इफेक्टिव टीचिंग का था तो जिन्होंने लिखा है इफेक्टिव टीचिंग MCQs, गूगल पे सर्च करके कुछ MCQs पढ़े हैं तो HEC वालों ने जो है वही उठाया। लेकिन सर हमने भी तो वो बीएड के जो थे वो भी इंटरनेट पे थे, वो जो कुछ वेबसाइट्स थी बीएड एमएड की, उन्होंने वही कॉपी पेस्ट करके रखे हुए थे, वही बुक्स में थे। जी लेकिन उसमें भी सब में भी वो जो थे, अगर आप देखें तो ये जो ऑप्शंस थे वो किसी में भी जो है 2-3 वर्ड्स के अलावा नहीं थे, सेंटेंस वाइज नहीं थे। जबकि इन्होंने जो हमें दिया था एमसीक्यूज का जो पैटर्न था वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो। तो टेस्ट हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। या तो उसी वक्त ही प्रोटेस्ट होता, कहते कि अभी ये लॉ कॉलेज में ऐसा हुआ है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उनका जो है वो कैंसिल हो गया है टेस्ट और सारों को उन्होंने पास कर दिया। प्रीवियसली इस तरह के जैसे हुए थे, एक दफा मेडिकल का भी टेस्ट हुआ था, पेपर लीक हो गया, कोई इशू हुआ था, फिर उन्होंने दोबारा उन्होंने टेस्ट लिया था उसका। तो इस तरह ग्रुप में बेचारे अब बोलते तो छोड़े हैं मैम, लेकिन ये अब कोई सुनता ही नहीं। इन चीज़ों को छोड़े। ये हम लोग पिछले 2.5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। जब ये बैच 2 अनाउंस हुआ तो बैच 1 सॉरी अनाउंस हुआ तो फेज 2, तब से हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। IPFP का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए 2 पेपर हों, 40 से भी आपकी एज कम हो, आपकी डिग्री को भी 2 साल हो गए हो, आपकी ट्रेनिंग भी हो, आप टेस्ट में भी 50% मार्क्स आपने, उसके बाद भी आपकी साल के बाद आप दोबारा कंप्लीट करेंगे। यही सारा कुछ मैं कह रहा था कि भाई ये रूल्स एंड, हाँ इतने फिल्टर लगा रहे हैं तो साल के बाद उसको उधर ही परमानेंट कर दें, दोबारा करने की क्या जरूरत है। तो ये जी कोई ना नहीं बोलता, अभी ये कोई नहीं बोलता मैम, इन हाँ चीजों को जी। छोड़ दे, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। हम लोग बड़ी ट्राई कर चुके हैं, सॉरी टू से। जी ये तो है, अभी टेस्ट के बाद ट्रेनिंग भी ऐसे ले रहे हैं जैसे इन्होंने हमें बहुत किसी स्टेशन में भेजना है फॉर एवर के लिए। कल बस मैम ऐसे ही है। मतलब
ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे कि प्रोजेक्ट पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर ना, वो आप लोग 2 ऑलरेडी पब्लिश करके आ चुके हैं, और प्रोजेक्ट थीसिस वगैरह रिसर्च वगैरह वो आप लोग करके आ चुके हैं। हाँ, जो सीखने को मिलता है वो होता है कि करिकुलम डेवलपमेंट, कोर्स डिजाइनिंग, वो जो लोग विजिटिंग में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने वो भी सारा कुछ किया होता है। ठीक है मैम, मैं एक और ये कितने दिनों के लिए होती है मैं ट्रेनिंग? 1 मंथ की ट्रेनिंग। अच्छा, 1 मंथ। 1 month, 6 days a week. Sir, can you please elaborate regarding research proposal of grant? Is it possible of anyone who want grant? जी जी सर, उसका ये होता है कि आपने IPFP यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के विद इन 2 month है या 3 month है, आई एम नॉट डैम श्योर, आपने प्रपोजल जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में परफॉर्मा है पड़ा HEC की वेबसाइट पे, आपने वो डाउनलोड करके जो है वो सबमिट कराना होता है HEC। मैंने तो खैर ज्वाइनिंग से पहले ही बना लिया था, तो आप पहले बना के अभी अपने प्रपोजल पे काम शुरू कर सकते हैं, जो भी आपका आइडिया हो आप उसको बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी चैनल के ऊपर, काइंडली आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट मीटिंग भी कल परसों दोबारा रख लेंगे, तो उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। है वो PI और को PI होते हैं मैम। PI जो है वो आप होते हैं, और को PI होता है वो HOD होता है। HOD इसलिए होता है कि अगर आपको कोई परमानेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप कहीं और मूव करते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो को PI के हैंड ओवर हो जाता है, वो एज अ PI जो है बन जाता है। लंबी डिबेट है, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉलेज में अडॉप्शन नहीं हो सकती। कॉलेज में अडॉप्शन इसलिए नहीं हो सकती, जो कॉलेज है वो PPSC FPSC या गवर्नमेंट के अंदर आता है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू। वहाँ पे जो लोग आते हैं वो PPSC से आते हैं, तो शायद अभी 1 साल के लिए किसी कॉलेज में एब्जॉर्प्शन हो जाए, लेकिन उसके बाद मेरा पर्सनल ख्याल है कि कॉलेज वालों के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट या उस चीज़